Hello guys, welcome back to my channel. So you are watching Biology Pride. In today's video we are going to start a new topic from immunity, which is active and passive immunity, which was from chapter number 8, Human Health and Disease, class 12th. सो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो फर्दर टू क्लासिफिकेशन है उसकी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. तो हम आज वही पढ़ेंगे, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. So, when a host is exposed to antigen, which may be in the form of living or dead microbes or other protein, antibodies are produced in the host body. इसमें क्या कहता है कि जब एक होस्ट, चाहे वो ह्यूमन बींग हो चाहे वो अदर ऑर्गेनिज्म हो, एक्सपोज हो जाता है एक एंटीजन से, एंटीजन विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड, चाहे वो एंटीजन डेड माइक्रोब हो चाहे वो एंटीजन लिविंग माइक्रोब हो, चाहे वो अलग कोई प्रोटीन हो. अगर एक होस्ट, जब भी कोई होस्ट एक्सपोज होता है किसी एंटीजन से, मतलब संपर्क में आता है किसी एंटीजन के या किसी वायरस के या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, उसके संपर्क में आता है, उससे एक्सपोज होता है, तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं उस होस्ट के बॉडी के अंदर. एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एक इम्यूनिटी टाइप, हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कर जाती है. तो इम्यूनिटी क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं. एंटीबॉडी जाके उन एंटीजन्स को जाके पकड़ लेती हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था. तो ये दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी. इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या कहेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी कह देंगे. क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी क्यों कहा? क्योंकि इम्यूनिटी जनरेट हो रही है उस पर्सन के अंदर, है ना. तो एक्टिव इम्यूनिटी स्लो है और टाइम लेती है अपना फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने में. ऐसा क्यों कहा बुक वालों ने कि एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है और अपना टाइम लेती है अपना फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने में? स्लो क्यों कहा? पहले ये सुनो. स्लो इसलिए कहा क्योंकि अगर एक और कोई एंटीजन पहली बार आ रहा है, सपोज बॉडी में पहली बार आता है, अगर वो एंटीजन पर्टिकुलर एंटीजन, कोई भी पर्टिकुलर एंटीजन है, कोई बाहर का फॉरेन मॉलिक्यूल है, बाहर का कोई फॉरेन प्रोटीन है, बाहर का, ह्यूमन बॉडी एग्जांपल ले लेते हैं एज अ होस्ट, उसके अंदर एंटर करता है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यूनिटी एक्टिव होगी, इम्यूनिटी जनरेट होगी, इम्यूनिटी करेगी कि ये बाहर का फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, अपने सेल को जानती है इम्यूनिटी और बाहर की सेल को जानती है, नॉन सेल्फ सेल को जानती है. तो इम्यूनिटी एंटीबॉडी सक्रिएट करने लग जाएगी. फर्स्ट टाइम जब आता है तो ये एक्टिव इम्यूनिटी ही तो हुई ना, जनरेट करा एंटीबॉडीज़ को. तो ये जब फर्स्ट टाइम एंटीजन आता है ये स्लो काम करती है, थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है इसका. बट जब सेकेंड टाइम आता है ना, तो वहाँ पे मेमोरी जनरेट हो जाती है इम्यून सिस्टम के अंदर. जब सेकेंड टाइम आएगा कोई भी एंटीजन, तो वहाँ से इम्यूनिटी फास्ट, मतलब अपना रिस्पॉन्स, फुल पोटेंशियल, अपना फुल रिस्पॉन्स देगी वहाँ पे, और अच्छी तरीके से देगी. तो टेक्स टाइम इसलिए लिखा है क्योंकि टाइम लेती है अपना फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने में. Injecting the microbe deliberately during immunization or infectious organism gaining access into body during natural infection induce active immunity. एक्टिव इम्यूनिटी को इंड्यूस करने का तरीका है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी उसमें क्या होता है. पहले आप ये समझ लो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है. अब पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं. व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी are directly given to protect the body against foreign antigen, it is called passive immunity. क्या कहा इन्होंने कहा कि जब बाहर से कोई सोर्स है रेडीमेड एंटीबॉडी प्रोवाइड करने का, बाहर से कोई सोर्स रेडीमेड एंटीबॉडी प्रोवाइड कर रहा है किसी भी होस्ट को अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट जो उसकी बॉडी में एंटर करा है, उस होस्ट की बॉडी में एंटर करा है जिसने, ताकि वो कोई डिसीज़ ना कॉज कर दे. तो इस टाइप को इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव क्यों कहा और उसको एक्टिव क्यों कहा? एक्टिव में तो खुद की बॉडी में खुद अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज़ अपने आप ही प्रोड्यूस करी थी अपने अंदर. लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में बाहर से कोई सोर्स देना पड़ा एंटीबॉडीज़ का, ताकि वो अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट जो बाहर से आया है, ताकि वो डिसीज़ ना कॉज कर सके. इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं पैसिव इम्यूनिटी के. येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम जो मदर्स मिल्क में होता है टू प्रोटेक्ट द बेबी इन्फेंट फ्रॉम सेवरल डिसीज़,
एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम secrete by mother during initial days of lactation, उस कोलेस्ट्रम येलोइश फ्लूइड में abundant ऑफ एंटीबॉडीज़ होती है। मैंने आपको पहले बताया था एंटीबॉडीज़ कुछ टाइप्स की होती हैं, जैसे IgA, IgG, IgE, IgM, IgD। तो उसमें से जो अबंडेंट होता है, मतलब जो कोलेस्ट्रम होता है येलोइश फ्लूइड, उसमें कौन सी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं? IgA इंपॉर्टेंट है, नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। द फीटस, एक और एग्जाम्पल दे रखा है, द फीटस आल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थ्रू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे भी वो फीटस कुछ एंटीबॉडीज़ और भी लेता है फ्रॉम हर या देयर मदर। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। नाउ आई विल डू इट, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। अब हम करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये जो प्रिंसिपल है जिस पे इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम इस्टेब्लिश है या बेस्ड है या निर्धारित है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? इम्यून सिस्टम की कौन सी प्रॉपर्टी है? मेमोरी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेमोरी क्या होती है। जब फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन आएगा, बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडी। उसका थोड़ा फंक्शन जो होएगा वो थोड़ा स्लो होगा, उसका रेट ऑफ जो लड़ने की क्षमता एंटीबॉडीज़ की एंटीजन के खिलाफ तो थोड़ी स्लो होगा, स्लो प्रोसेस होगा। बट जब वो एंटीजन को ख़त्म कर देंगे, जब नेक्स्ट टाइम आएगा एंटीजन, तो इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी क्रिएट हो जाती है कि ये पहले भी आया था। और उस टाइम पे जब मेमोरी क्रिएट होने के बाद जब कोई आता है ना एंटीजन, उस टाइम पे अपना फुल पोटेंशियल देती है एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन के खिलाफ उसे मारने में। In vaccination, a preparation of antigenic proteins or pathogen or inactive pathogen vaccines are introduced in the body. The antibodies produced in the body against this antigen will neutralize the pathogenic agent during actual infections. क्या होता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में? एक हम प्रिपरेशन देते हैं एक एंटीजेनिक प्रोटीन्स का या पैथोजन का, किसी पैथोजन का हम प्रिपरेशन तैयार करते हैं, पैथोजन का प्रिपरेशन तैयार कर रहे हैं हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। तो वीक पैथोजन का हम प्रिपरेशन तैयार करके बॉडी में दे देते हैं। अब बॉडी क्या करेगी? इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। अब जब ये एंटीजन ही हमने वीक दिया है, बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उसे एकदम से मार दे, क्योंकि वो वीक है, उसमें इनएक्टिव फॉर्म है, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। पैथोजन जो आया है वो इनएक्टिव है। एंटीबॉडी आराम से सक्रीट होएंगी और वो आराम से उसे मार देंगी, उसके अगेंस्ट वर्क करेंगी। अब जब एक्चुअल टाइम में वो पैथोजन आएगा, हमने खुद अपने इंटेंशन से बॉडी में प्रोड्यूस किया था, लेकिन जब असली में आएगा तो बॉडी के पास क्या होगी? उस टाइम मेमोरी होगी। अब मेमोरी क्रिएट होने की वजह से बॉडी क्या करेगी? फुल जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, वो एंटीबॉडी फुल पोटेंशियल देगी अपना उस एंटीजन के अगेंस्ट जो आया है, एक्चुअल में आया है। अगर वही आया है जो हमने पहले भी दिया था, पहले तो इनएक्टिव फॉर्म में दिया था, बट अब वो असली में आया है, तो हमने असली में हमने एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवाया और प्रोड्यूस करवा के एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज ने वर्क करा। दीज वैक्सीन्स आल्सो जनरेट मेमोरी। अब ये मेमोरी किससे जनरेट होती है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सेल से मेमोरी जनरेट होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर किसी को नहीं पता है बी और टी सेल्स क्या होते हैं तो पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेम द इन्वेडर विद अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। वही बताया है बार बार कि मेमोरी क्रिएट हो जाएगी बिकॉज ऑफ टी एंड बी सेल्स। वो रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे बैक्टीरिया को, जो बाहर से कोई आया पैथोजन, रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे मतलब पहचान लेंगे पैथोजन को, ये पहले भी आ रखा है ड्यू टू द मेमोरी क्रिएट। और फिर कोई भी अगर दोबारा कोई एक्सपोजर होता है तो वो मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ करके उसे मार देंगे। इफ़ अ पर्सन इज़ इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब टू विच क्विक immune response is required, as in tetanus, we need to directly inject the perform antibodies or antitoxin. A preparation containing antibody to the toxin. Even in case of snake bite, the injection which is given to the patients contain perform antibodies against the snake venom.
दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब जब हमें ये तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो तब होगा जब अभी कोई अटैक नहीं हुआ किसी बॉडी पे। अगर सोचो हम बॉडी लेकर, एक बार फिर से बताती हूँ, देखो हमने अभी ऊपर क्या किया था, बाहर से कोई एंटीबॉडीज़ का, बाहर से मतलब हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, बाहर से इंट्रोड्यूस करवा के हमने, क्योंकि उस पर्सन को अभी कोई बीमारी नहीं थी, हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम से पहले उसे वही वाला पैथोजन दिया ताकि वो उससे तो बच सके, वैसे हमने करा। फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई सब। अब जब असली में वो पैथोजन बॉडी पे एक्ट करा तो बॉडी ने उसे मार दिया। तो अब जब हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, इस टाइम पे तो बॉडी मेमोरी क्रिएट करेगी ना, पहले तो टाइम लगेगा, ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा होगा। बट हमें जब क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, किसी को अगर टेटनस के केस में, किसी को अगर स्नेक बाइट के केस में क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, क्विक एंटीबॉडीज़ चाहिए, उस टाइम पे एंटीबॉडीज़ बनना एकदम से पॉसिबल नहीं होता, तो हम बाहर से कोई सोर्स देते हैं एंटीबॉडीज़ का। तो फिर जब सोर्स देंगे हम, जैसे कुछ देखो, इफ़ ए पर्सन इन्फेक्टेड विद डेडली माइक्रोब डिजीज़ लाइक, तो क्विक रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए टेटनस के केस में, तो हम बाहर से एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करते हैं। और स्नेक बाइट के केस में भी हम बाहर से एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द स्नेक वेनम। तो इस टाइप की इम्यूनाइजेशन को क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन। ये आपको मैंने समझा दिया, बहुत सिंपल है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम करते हैं, लास्ट में दे रखा है, recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptide of pathogens in bacteria और yeast। इसमें क्या है, जो recombinant DNA टेक्नोलॉजी है, उन्हीं की वजह से हम ये आज वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स कर पाए हैं, स्नेक बाइट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना पाए हैं, टेटनस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना पाए हैं, ठीक है। और vaccines produced using this approach allow large scale productions and hence greater availability for immunization। जैसे आज हम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन प्रोड्यूस कर पाए हैं फ्रॉम ईस्ट, ये कुछ बताया है कि हम कैसे कर पाए हैं, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं एलर्जीज। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक एलर्जीज। सो एलर्जी में क्या होता है, व्हेन वी हैव गॉन to a new place and suddenly you start sneezing, wheezing for no explained reason, and when you went away your symptoms disappeared. Did this happen to you? इसमें पूछता है कि जब हम किसी नए प्लेस में जाते हैं, किसी और प्लेस से हम किसी और प्लेस में जाते हैं, तो कई बार हमें छींक आने लग जाती है, हमें खांसी आने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट एकदम से चेंज हुआ। ऐसा क्यों होता है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? तो सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट। हम में से कुछ लोग सेंसिटिव हैं, कुछ पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में उसके अगेंस्ट उससे हम सेंसिटिव हैं। कुछ लोग हम में से जिनको ये सिम्टम्स होते हैं। द अबव मेंशन्ड रिएक्शंस कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पोलन, माइट्स एक्सेट्रा विच आर डिफरेंट प्लेसेस। अब ये एलर्जीज़ की बात हुई है, तो कुछ चीज़ें होती है ना जिससे किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, तो उसके अगेंस्ट जब एलर्जी है उसे, अगर वो एक्सपोज होता है उसी चीज़ के पास, एक्सपोज होता है उसी चीज़ से, तो उसको रिएक्शंस आने लग जाते हैं, कुछ भी सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो ऐसा एलर्जीज़ की वजह से होता है। द एलर्जीज़ क्यों होती है? द एक्साग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एन एलर्जी। तो एलर्जी की फुल फॉर्म, एलर्जी को डिफ़ाइन कैसे करेंगे हम? एलर्जी को ऐसे डिफ़ाइन करेंगे जब हमारे इम्यून सिस्टम कुछ एक्स्ट्रा बिहेव कर जाता है कुछ सर्टेन एंटीजन के अगेंस्ट जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम एलर्जी कहते हैं। The substance to which such an immune response is produced are called allergens। अब जो एलर्जी करवाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया था एलर्जी टू पोलन, तो पोलन एक एलर्जेंस है, ठीक है। द एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस टू दीज आर ऑफ IgE टाइप। मैंने आपको पहले भी बताया था IG जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो कुछ टाइप के होते हैं, जैसे IgE टाइप ऑफ इम्यूनिटी, एंटीजन कह रही हूँ, इम्यूनिटी, IgA टाइप ऑफ इम्यूनिटी,
एंटीबॉडीज, सॉरी, IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़, IgE, IgD, IgM। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो IgE टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं ड्यू टू एलर्जी। कॉमन एग्जांपल बता रखे हैं एलर्जेंस के, जैसे माइट हो गया, माइट इन डस्ट, पोलन, एनिमल डेंडर एक्सेट्रा। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये कुछ सिम्टम्स बता रखे हैं कि कैसे एलर्जी के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन के कुछ ये सिम्टम्स हो सकते हैं। Allergy is due to the release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cells. तो ये जो एलर्जी का प्रोसेस है बॉडी में, ये कैसे होता है? बाय द रिलीज ऑफ दिस केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ये आप याद रख लेना, फ्रॉम द मास्ट सेल। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, इसका कॉज जानने के लिए द पेशेंट इज़ एक्सपोज टू और इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस एंड द रिएक्शन स्टडीड। अब देखो, किसी पर्सन को, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रख सकते हो कि हम कोज कैसे जान सकते हैं, किसी एलर्जी का कोज कैसे जान सकते हैं। अगर कोई पर्सन है, उसे अपने एलर्जी का कोज नहीं पता, बट जब वो कहीं जाता है तो उसे ये सिम्टम्स आने शुरू कर देते हैं, उसे नहीं पता, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे? या तो उसे वही, उनको लगता है कि अगर अच्छा ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको लाने वाला एलर्जेन यूज़ करके उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे या उसे एक्सपोज करवा देंगे। तो उससे भी हम उससे भी जान सकते हैं कि कैसे इस पर्सन को इस चीज़ से एलर्जी है। ठीक है, टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ एलर्जी। ठीक है, ये तो वो हो गया। तो use of drugs like antihistamine, adrenaline and steroid quickly reduce the symptoms of allergy। ये कुछ केमिकल्स हैं या कुछ ड्रग्स हैं जिनकी वजह से जिनकी हेल्प लेके हम एलर्जी रिएक्शंस को बंद करा सकते हैं अपनी बॉडी में, जैसे एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, एड्रेनालिन ड्रग्स, स्टेरॉयड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। Somehow, modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitivity to allergens. More and more to children in metro cities suffer from allergy and asthma due to sensitivity to the environment. This could be because of the protected environment provided early in life. क्या कहते हैं, ये आजकल के environment में, आजकल का जो lifestyle है, modern lifestyle, उसमें उसमें जो चिल्ड्रंस हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती जा रही है, वो मोर सेंसिटिव बनते जा रहे हैं एलर्जेन से। ये वही बताया, जैसे अस्थमा हो जाता है, सेंसिटिविटी टू एनवायरनमेंट, ये सारा कुछ एलर्जीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी में हम पढ़ेंगे आगे, ऑटो इम्यूनिटी पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।